बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारा कंटिन्यू चैप्टर है वो है स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। उसमें हमने दो टॉपिक कवर कर लिए, यूरोपियन एंड सबकॉन्टिनेंट एंड द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। आज हम उसका तीसरा जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे एंड दैट इज ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस, और वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इसके बाद हम इसकी का जो रिलेटेड टॉपिक है ऑल इंडिया नेशनल लीग, उसको डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस, जैसे कि हमने ये देखा कि प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा था कि 1857 में तकरीबन पूरे इंडिया पे ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद इंग्लैंड का डायरेक्ट जो कंट्रोल हो गया, वो इंडिया पे रूल कर रहा है विद इन द एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी। और जो एडमिनिस्ट्रेटर जो नॉमिनेटेड एक पर्सनालिटी थी, जो पर्सन वहां से नॉमिनेट किया जाता था इंडिया को एडमिनिस्ट्रेटिव देखने के लिए, वो उसको क्या कहते थे, वायसरॉय कहते थे। वहां उन लोगों ने 1859 के बाद यहाँ पर आगे अपना कंट्रोल संभाला और इंडिया को जो है लुक आफ्टर शुरू की। पर 1885 में M.A. ह्यूम एक प्रोफेसर था जिसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो फाउंडेशन रखी। उसका बेसिक जो उसका रीजन था वो ये था कि जो पढ़े लिखे लोग थे इंडिया में, वो इस एक जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी या एक फोरम था, उसमें गैदर हुए अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करें। और वो जो भी इंडिया की पॉलिटिकल या एक लोकल प्रॉब्लम थी उनको डिस्कस करने के बाद वो प्रॉब्लम को जो हेड ऑफ द स्टेट यानी वायसरॉय था वहां तक लेके जाए, क्योंकि ऐसा कोई फोरम नहीं था या कोई ऐसी बॉडी नहीं थी जो जहाँ पे लोकल लोगों की प्रॉब्लम को हेड ऑफ द स्टेट यानी वायसरॉय तक लेके जाए। तो बेसिकली इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाने का ये मकसद था। लोग वहां गैदर हो, जो पढ़े लिखे लोग और नोबेल लोग थे वहां इस फोरम पे गैदर होने लगे और ग्रेजुअली ये जो स्ट्रॉन्गर और पावरफुल होती चली गई। जब उन्होंने इसमें और ज्यादा इवन हिंदू और मुसलमानों के दोनों जो इंटेलेक्चुअल्स और एजुकेटेड लोग थे वो इसमें शामिल होना शुरू हो गए। ये डे बाय डे अपनी गैदरिंग करते, स्पीचेस देते और जो है वो जलसे करते डिफरेंट सिटीज में इंडिया के। तो ये पॉपुलर होती चली गई और डे बाय डे इंक्रीज होती चली गई, यहाँ तक कि उसने बहुत दफा जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज थे वो डिसअपॉइंट करती या उससे एग्री नहीं करते तो उनको भी डिस्कस कर देते, उसमें भी स्पीचेस देते, उसके बारे में भी स्पीचेस देते। यानी गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी बहुत सारी स्पीचेस दे दिया करते थे, जिसकी वजह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो एक्शन लेती, बहुत सारों को जेल में डालती। वो जेल से रिलीज होते थे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज्यादा पैट्रियट होकर निकलते और ज्यादा ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में वो स्पीचेस देते। तो लिहाजा ग्रेजुअली जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो अपनी जो है वो रूट्स को स्ट्रॉन्ग करती गई इंडियन सोसाइटी के अंदर। अच्छा, इंडियन नेशनल कांग्रेस डे बाय डे स्ट्रॉन्गर होती चली गई और बहुत सारे जो है वो इसमें नए नए लीडर शामिल होना शुरू हो गए। और इत्तेफाक ऐसे हुआ एट द टाइम ऑफ सरसेज की जब डेथ हुई नहीं थी, इसके इनिशियल स्टेज में, यानी जब कांग्रेस अपनी स्टार्ट में थी और स्टार्टिंग कर रही थी अपनी, वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुई, उसी वक्त सर सैयद अहमद खान और कुछ और लीडर्स ने मुसलमानों को इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलहदा हो जाने के लिए कहा था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि तमाम जो डिस्कशन होती है या जो प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाता है उसमें मुसलमानों का किसी भी प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं किया जाता, और जो प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं वो वायसरॉय तक लेकर नहीं जाते। तो ऐसे फोरम में शामिल होने से ऐसा कोई फायदा नहीं जिसमें मुसलमानों की बात कोई ना सुना जाए। तो इस बात से बहुत सारे मुसलमान लीडर्स ने एग्री किया और वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से जो है वो अलहदा हो गए।
तो इस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ फेमस लीडर भी जो है वो शामिल होते चले गए। इनिशियली मुसलमानों ने तो बड़े लीडर्स जो थे वो ऑलरेडी इससे अलग हो चुके थे, बट इंडिया जो कांग्रेस के एक बहुत ही स्ट्रांग लीडर गांधी इसमें शामिल हुए, जिन्होंने एक कांग्रेस को बड़ा ही फेम दिया पूरे इंडिया में। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस इतनी ज्यादा डे बाय डे स्ट्रांगर होती चली गई कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी अब उसकी बात सुनने लगी और डायरेक्ट वो जो है डिस्कशन करने लगा, उनकी प्रॉब्लम को वो इंडियन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो उसको डिस्कस करने लगी और सुनने लगी। और इनके जो फेमस लीडर बड़े लीडर थे महात्मा गांधी, उन्होंने 1942 में इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ इंडिया क्विट मूवमेंट जो स्टार्ट की। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी और ब्रिटिश वीक हो रहा था, पूरा का पूरा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन नेशनल कांग्रेस से यही कहा था कि आप अपनी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज है फिलहाल इसको पोस्टपोन करें, और जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो एंड होगी हम आपको एक प्रॉपर सोल्यूशन और इस पर प्रॉपर डिस्कशन करेंगे इंडिया के फ्यूचर पे। लेकिन गांधी ने ये बात नहीं मानी और उसने क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से ब्रिटिशर जो थे वो काफी उससे भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने जो है वो एक्शन लिया। इस तरह से अब देखा जाए तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो ऑलमोस्ट 1985 में इसकी फाउंडेशन रखी गई और वो आज तक किसी भी फॉर्म में वो इंडिया के अंदर एक बड़ी पार्टी के तौर पे जानी जाती है। यानी ऑलमोस्ट 145 इयर्स हो गए इंडियन नेशनल कांग्रेस को। ये एक जो पॉलिटिकल स्टार्ट हुआ था इंडिया में आफ्टर 1857 फ्रीडम मूवमेंट के बाद एक पॉलिटिकल स्टार्ट हुआ था कांग्रेस को, जिसको ऑलमोस्ट हिंदू कम्युनिटी जो है लीड कर रही थी, और वो हिंदुओं की जो है वो नॉमिनेटेड या रिप्रेजेंटेटिव बन के रह गई थी। उसमें मुसलमान हट गए थे, अलहदा हो गए थे, क्योंकि मुसलमानों की इतनी ज्यादा रिप्रेजेंटेशन हो नहीं रही थी। जब 1885 में कांग्रेस बन गई और उसमें मुसलमान और हिंदू दोनों शामिल होने शुरू हो गए, और सर सैयद अहमद खान के कहने पर जो थे वो इसमें से मुसलमान बड़े लीडर्स अलहदा हो गए, तो एक वैक्यूम क्रिएट हो गया और मुसलमान बिल्कुल आइसोलेट होकर रह गए, क्योंकि कांग्रेस में तो मुसलमान जा नहीं रहे थे। मुसलमानों की कोई ऐसी रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन या फोरम नहीं था जहां मुसलमानों की भी बात को सुना जाए। तो मुसलमान तो इस बात को महसूस करते हुए मुसलमानों ने मुस्लिम बड़े बड़े लीडर्स ने 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की फाउंडेशन रखी ढाका में। तो इस तरह से मुसलमानों ने भी अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल की जो है वो स्टार्ट किया, पॉलिटिकल स्ट्रगल भी स्टार्ट कर दी विद रिस्पेक्ट टू या उसके कंपेयर में जो ऑल इंडिया मुस्लिम जो इंडियन कांग्रेस जो थी वो, तो इंडियन कांग्रेस के इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ अब मुसलमानों की भी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या बड़ा एक फोरम या पॉलिटिकल पार्टी सामने आ गई थी जो कि मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर रही थी। इनिशियली इसका पहला इजलास जो वो ढाका में हुआ और इसके सबसे बड़े जो जिसकी बेस बनी मुस्लिम लीग की, वो सर सैयद अहमद खान की वो बात थी, जब उन्होंने एमओ कॉलेज की बुनियाद रखी, जो कि बाद में जाके अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनी। वहां से बड़े बड़े जो पढ़े लिखे मुसलमान जो थे, एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल पैदा हुए और वही आगे जाकर मुस्लिम लीग की बागडोर संभाली उन्होंने। इसके अलावा मुसलमान उसकी जो बेसिस बनी सर सैयद अहमद खान का, वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक इंसिडेंट था जो हिंदू मुसलमानों के दरमियान था और इससे पहले कांग्रेस में हो चुका था। तो लिहाजा सर सैयद अहमद खान का ये कहना था कि जो कि बिल्कुल सही था कि मुसलमान और हिंदू दो अलग अलग कौमें अब एक साथ नहीं रह सकती। ये अपने कॉलेज के वाक़े से और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहेवियर से वो इस नतीजे में पहुंचे कि अब मुसलमान हिंदू अलग अलग कौमें वो एक साथ नहीं रह सकते। लिहाजा 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी। इसमें बड़े बड़े लीडर इंटेलेक्चुअल
कांग्रेस मुस्लिम लीग बनने से पहले वो जो गैप था कांग्रेस और बिटवीन मुस्लिम लीग की फाउंडेशन के दरमियान, मुसलमान का एक ये खौफ था, एक तो उनकी पॉलिटिकल वॉइस को कोई सुनने वाला नहीं था, उनको उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था वॉइस रॉय के सामने, ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने। और ये भी एक बात उस वक्त आम थी कि इन दी एंड एट टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिया से जाना है, क्योंकि वो फॉरनर थे, लोकल थे नहीं, एक न एक दिन यहाँ से जाना होगा। और जब वो जाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर मुसलमानों का पुरसाने हाल कौन होगा। या मुसलमान तो क्योंकि जाहिर बात है माइनॉरिटी में थे और हिंदुओं का बिहेवियर वो देख चुके थे, लिहाजा ये बात उनको इस बात पे माइल करती रही, इसका टूवर्ड्स वो सोचना शुरू कर दिया कि मुसलमानों का भी कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फोरम हो जहां मुसलमानों को रिप्रेजेंट करे। लिहाजा सर अहमद खान तो पहले ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मुसलमानों की एक अलग जो एंटिटी थी उसको उजागर करने के लिए ऑलमोस्ट ऑब्वियसली उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जो है इस बात पर सर्व कर दी कि मुसलमान एजुकेशन वाइज और पॉलिटिकल वाइज स्ट्रांग हो। 1857 के बाद और वो एमओ कॉलेज, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और डिफरेंट बुक्स ऑन ट्रांसलेशन एजुकेशन वाइज उन्होंने कहा था मुसलमान बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तब जाके वो ब्रिटिश और हिंदुओं का मुकाबला कर सकते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो बड़े बड़े लीडर थे, अल्लामा इकबाल, लियाकत अली खान, नवाब सलीमुल्लाह खान, मौलाना जफर अली, मौलाना मोहम्मद अली, ये बड़े बड़े लीडर थे जो मुस्लिम लीग को सपोर्ट कर रहे थे और मुस्लिम लीग को सपोर्ट कर रहे थे। 1930 में एक और इसी जो डिफरेंट टाइम पे मुस्लिम लीग की स्पीचेस हुआ करती थी, उसके बारे में जो स्पीचेस होती है डिफरेंट सिटीज में, डिफरेंट जगहों पे, तो 1930 में इलाहाबाद में एक बहुत बड़ा मुस्लिम लीग की गैदरिंग हुई जहाँ पे अल्लामा इकबाल ने स्पीच दी और उन्होंने पूरा एक पाकिस्तान मुस्लिम एक ऐसे मुल्क की व्यू दिया जिसमें मुसलमानों का एक अलग मुल्क हो सब कॉन्टिनेंट के अंदर। तो वो एक फाउंडेशन बनी और 1940 में 23 मार्च 1940 को लाहौर में एक बहुत ही बड़ी गैदरिंग हुई जिसमें मुसलमानों के लिए कंप्लीट एक फ्रेमवर्क, एक पाकिस्तान का एक मैप जो था वो दिया गया, जिसमें तमाम प्रोविंसेस, तमाम स्टेट जो मुस्लिम स्टेट थी उनके नाम बाकायदे दिए गए, पाकिस्तान किन किन हिस्सों में पाकिस्तान जो है वो बनेगा, पाकिस्तान हम एक मुल्क बनाएंगे। पाकिस्तान तो उस वक्त नाम डिसाइड नहीं हुआ था। 23 मार्च 1940 को एक जो मुसलमानों का एक सेपरेट होमलैंड होगा, वो इंडिया के किन किन इलाकों को, जिसमें पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, बंगाल और डिफरेंट जो मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके थे, वो पाकिस्तान एक मुस्लिम होमलैंड में शामिल होंगे। तो ये फाउंडेशन थी और ये तमाम का तमाम जो है किस लिए जो है वो एक अपने बिल्कुल क्या कहते हैं कि और ये तमाम काम जो मुस्लिम लीग बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से कर रही थी अंडर द लीडरशिप ऑफ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। कायदे आज़म की लीडरशिप एक ऐसी लीडरशिप थी जो कि मुसलमानों को इस सक्सेस से आखिर तक लेके गई और ब्रिटिश ने एट टाइम 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान की जो अनाउंसमेंट की और ब्रिटिश इंडिया को जो है डिवाइड करने का जो है वो नॉमिनेशन या अनाउंसमेंट कर दी कि पाकिस्तान और इंडिया दो अलग अलग मुल्क होंगे। और इस तरह मुस्लिम लीग और एज वेल एज कांग्रेस दोनों की स्ट्रगल ने ब्रिटिश इंडिया को इस बात पे मजबूर कर दिया कि वो वहां से यहाँ से विड्रॉ करें, वापस इंग्लैंड जाएं और ये मुल्क मुसलमानों और हिंदुओं के हैंड ओवर कर दें और ये दोनों नेशंस जो हैं अपने अपने लॉ, अपने अपने कानून, अपने अपने जो तरीका है उसके मुताबिक एक नए होमलैंड में एक नई जो है वो लाइफ स्टार्ट कर सकें। इस तरह मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस पूरे सिनेरियो में, यानी जो डिवीजन ऑफ
इंडिया था, जैसे मुसलमानों की होमलैंड थी और इंडिया की हिंदुओं के लिए एक होमलैंड थी। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, बहुत ज़्यादा इन्होंने तकलीफें उठाई, बहुत ज़्यादा हार्ड स्ट्रगल की और इन दी एंड वो अपनी इस सक्सेस में कामयाब हो गए कि हिंदुओं और मुसलमानों के लिए दोनों में मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने अपने अपने लोगों के लिए एक अलग होमलैंड बनाने में कामयाब हो गए।